नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आईसीआर मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, एआईसीएफएस परियोजना के अंतर्गत विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की जानकारी की इस श्रृंखला में आज हम लाए हैं महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी के अंतर्गत कस्बे दिगराज स्थित एआईसीएफएस सेंटर द्वारा विकसित विभिन्न सोयाबीन किस्मों की जानकारी। साथियों, इस केंद्र द्वारा केडीएस एवं फूले सीरीज की सोयाबीन वैरायटीज विकसित की गई हैं। तो इस सीरीज की हाल ही में कौन कौन सी वैरायटीज विकसित की गई हैं एवं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे यहाँ के सोयाबीन प्रजनक एवं प्रभारी डॉक्टर मिलिंद देशमुख साहब। किंतु सबसे पहले हम देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार और अंत में हर बार की तरह हम लाए हैं साप्ताहिक सलाह, जिसमें डॉक्टर बीओ दुपारे जी से हम जानेंगे कि हमारे सोयाबीन किसान भाइयों को इस सप्ताह क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के 33 केंद्रों पर लगाए गए परीक्षणों के अवलोकन हेतु संस्थान द्वारा ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से की गई चर्चा। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा सोया आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण और उपोत्पाद उपयोग विषय पर किया गया 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन। बेंगलुरु, परभणी एवं कानपुर से उपस्थित रहे प्रशिक्षणार्थी। नमस्ते किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मिलिंद देशमुख। मैं अपना जो महाराष्ट्र में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी है उसके अंतर्गत कृषि संशोधन केंद्र कस्बे डिग्रज जो डिस्ट्रिक्ट सांगली में आता है, वहाँ हमारा ये सोयाबीन का संशोधन चलता है। वहाँ नई नई वैरायटी डेवलप करने का काम होता है। तो महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें, और बहुत सी ऐसे 3 यूनिवर्सिटी जैसी हमारी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ है, अकोला का जो है पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत अमरावती में उसका संशोधन होता है, वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठ है परभणी, वहाँ संशोधन होता है, और आगरकर इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी इसका सोयाबीन का संशोधन होता है। तो वैसा हमारा एक जो कस्बे डिग्रज है वो राहुरी कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत आता है। और ये जो हमारा जो ये है सांगली जिला, वहाँ बहुत सी सांगली, सातारा, कोल्हापुर में गन्ने की खेती होती है, और वहाँ सोयाबीन क्रॉप पे, पिक पे डिसीज़ जो आता है तांबेरा, उसको तांबेरा रोग बोलते हैं मराठी में, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रस डिसीज़। तो वो मेजर आता है, तो उसको कम बड़ी पड़ने वाली टॉलरेंट वेराइटी और रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य देख के हमारे यूनिवर्सिटी ने 2004 में फुले कल्याणी नाम की वेराइटी जो DS228 वो रिलीज़ की थी, वो स्टेट रिलीज़ हुई थी। देन उसके बाद में 2015 में जो हमारी नोटिफाई होगी फुले अग्रणी KDS 344 वेराइटी, ये 2015 में नोटिफाई हो गई है। और अभी जो वेराइटी पॉपुलर हो रही है फुले संगम KDS 726, वो 2019 में नोटिफाई हुई है। और बाद में जो फुले किमया है वो KDS 753 2020 में, ये 2020 में ये नोटिफाई हुई है। ये वेराइटी सब जो मैंने जो बोला, फुले अग्रणी है, फुले की संगम है, फुले किमया है, और अभी रिसेंटली हमने 2022-21 में हमारा जो वेराइटी नया आया है वो फुले दुर्वा KDS 992, और ये सब वेराइटी राष्ट्रीय स्तर पे दक्षिण साउथ जोन के लिए रिलीज़ हुई है। और आपको मालूम है कि जैसा कि ये KDS बोले तो कस्बे डिग्रज सोयाबीन, तो ये फुले संगम और फुले किमया जो KDS 75, ये 2 वेराइटी फार्मर्स के इसमें बहुत पॉपुलर हो रही है। तो ये वेराइटी जैसी है कि ये वेराइटी का मैच्योरिटी डेज है जो 105 to 110 डेज तक आता है, 100 डेज, और उसका जो साइज़ है वो ज़रा फुले संगम का KDS बोल्डनेस है, उसकी हाइट ज़्यादा है और उसकी कैनोपी ज़्यादा है। तो ये वेराइटी फार्मर्स को काफ़ी पॉपुलर है। उसमें जो पॉड है, उसका जो सेंग है वो मैक्सिमम 3 सीडेड है, तो इसके लिए अच्छा यील्ड फार्मर्स को ये फुले संगम के द्वारा मिल रहा है।
और अच्छे बहुत ज़्यादा ईल्ड इन्होंने लिया है। बाद में जो पॉपुलर वेराइटी है फुले किमया करके KDS 753, ये भी वेराइटी अपनी ये बहुत पॉपुलर फार्मर्स में हो रही है। ये भी 100 and 105 डेज़ में मैच्योर 100 से 105 दिन में मैच्योर्ड हो रही है वेराइटी, और इसका भी ईल्ड लेवल अच्छा है। और तांबेरा रोग जो मैंने बोला था कि हमारा मुख्य उद्देश्य, तो ये तांबेरा डिसीज़ को उसमें कम डिसीज़ आता है, और ये वैसे ये वेराइटी और बहुत पॉपुलर है। इसका जो बीज है ये अपने जो महाराष्ट्र राज्य बियाणे मंडल है, महाबीज बोलते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसके पास, या हमारे यहाँ के फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ है उनके पास हमारा ये वेराइटी का बीज उपलब्ध है। तो और आशा करता हूँ कि जैसे जो प्रचलित वाहन थे हमारे यहाँ जो फार्मर्स लगा रहे थे JS 335, 93505 और बाकी के, तो ये उसमें से एक फार्मर्स को एक अच्छा पर्यायी वाहन ऐसे नए उभारते आ रहे हैं, और उसको हमने देखा है कि इस वेराइटी से फार्मर्स का ईल्ड बढ़ रहा है, और फार्मर्स के यानी उनके लाइकिंग में ये पसंद के लिए अपने मशागत के लिए अच्छा लग रहा है उनको। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस वर्ष हम सभी देश की स्वाधीनता के 75 वर्षों को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। यह एक अत्यंत गौरव की बात है कि हम सभी कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और देश के वीर जवानों को और किसानों को सलामी दें। नमस्कार साथियों, इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ऐसे समाचार है कि सोयाबीन की खेती किए जाने वाले प्रमुख राज्य है जिसमें कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उसके कई ज़िले में इस समय पे सोयाबीन की फसल पे चक्रभृंग है, पत्ती खाने वाली इल्लियों का प्रकोप है, और उसके साथ साथ जो 2-3 प्रमुख बीमारियां जैसे कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है, या सोयाबीन मोजाइक, या पीली मोजाइक वायरस, इनका प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने खेत की सतत या नियमित रूप से निगरानी करते रहे। 2-4 जगह पे अपने खेत में घुस के देखें, पौधों को हिला के देखें, और आपको ये पता चले कि आपकी फसल पे कहीं कोई कीड़े या बीमारी का प्रकोप तो नहीं है। और यदि है तो इस सप्ताह जो भी साप्ताहिक सलाह में मैं आपको बिंदु बताने जा रहा हूँ उसको अपनाकर अपनी फसल को कीड़े या बीमारियों से सुरक्षित करें। बात करते हैं, जब हम हमेशा से आपको बताते आ रहे हैं कि अपने खेत में जो फेरोमोन ट्रैप्स लगाए जिससे कि हमें कीड़ों के आगमन का पता चलता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने जो 2 प्रकार के फेरोमोन ट्रैप इस समय पे मार्केट में उपलब्ध है, चने की इल्ली के लिए या तम्बाकू की इल्ली के लिए, तो जब आप लगा देंगे अपने जो खेत में 8-10 जगह पे लगा दे, और उसमें अगर 8-10 पतंगे अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको ये संकेत मिलता है कि आपकी फसल में ये इन कीड़ों का प्रादुर्भाव हो गया है और इसको नियंत्रण के उपाय अपनाना चाहिए, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और सलाह विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खेत में घुसेंगे तो पौधों को जब हिला के देखेंगे, आपको कुछ जगह पे दिखेगा कि कीड़ों की जो प्रारंभिक अवस्था पता चलती है कि एक ही पौधे पे कहीं अंडे मिल जाते हैं या झुंड में कोई इल्लियाँ मिल जाती है। तो ऐसे पौधों को पहुँचाने, पत्तियों को तोड़ के ऐसे पौधों को निकाल के अपने खेत से बाहर कर दें। अब बात करते हैं विशेष रूप से जो भी कीड़े हैं उसके नियंत्रण की। तना मक्खी के नियंत्रण के बारे में हम पिछले 2 सप्ताह से आपको दवाइयाँ बताते जा रहे हैं, और आपको वही करना है कि इस समय पे स्क्रीन पे अवेलेबल है उसकी दवाइयों का छिड़काव करना है। इसके साथ साथ चक्रभृंग जो कीड़ा है जिसको कि रिंग कटर कहते हैं या गर्डल बीटल कहते हैं, वो उसका प्रारंभिक प्रकोप कुछ क्षेत्रों में दिखाई गया है, और इसका नियंत्रण तभी संभव होता है असरकारक रूप से जब इसकी प्रारंभिक अवस्था में आप उसको नियंत्रण के उपाय लें। तो इसके दवाइयों के नाम, रसायनों के नाम इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, मात्रा भी दी जा रही है, लेकिन आपको यही करना है कि प्रारंभिक अवस्था में ही इसका छिड़काव करना है। साथ ही ऐसी जो
पत्तियां है या पौधे का अफेक्टेड भाग है उसको तोड़ के अपने खेत से बाहर कर दे, ताकि बीमारी को हम उसी जगह पे ख़त्म कर दें। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में चक्रभृंग भी है और इसके साथ साथ पत्ती खाने वाले इल्लियाँ भी है, जैसे कि चने की इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है या सेमीलुपुर इल्ली है, इनका एक साथ नियंत्रण करने के लिए इस समय पे आपके स्क्रीन पे जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ दी गई है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और यदि चक्रभृंग तो नहीं है लेकिन पत्ती खाने वाली इल्लियाँ कोई भी इनमें से एक है, तो इस समय पे आपके स्क्रीन पे जो 10-12 दवाइयों के नाम है उनमें से कोई एक ले लें और आपने अपने खेत पे छिड़काव कर लें। एक महत्वपूर्ण बात, पीली मोज़ाइक नाम का जो रोग है वह कुछ क्षेत्रों में आपके खेत पे दिखाई दे रहा है, प्रारंभिक अवस्था में है, कुछ पौधे पे दिखता है। ऐसे पौधों को पहचानें और आप देखें कि यदि उस पौधे के ऊपर सफ़ेद मक्खी या मच्छर मंडरा रहे हैं तो आपको तुरंत नियंत्रण के उपाय अपनाना चाहिए। और पहली बात तो यह है कि ऐसे पौधों को अपने खेत से निकाल के उखाड़ के अपने खेत से बाहर कर दें और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ इस समय पे आपके स्क्रीन पे है वो उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अगली बात, कुछ क्षेत्रों में राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का ये भी एक रोग है, इसका प्रकोप देखा गया है और इसके नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या टेबुकोनाजोल, इनमें से कोई भी एक रसायन लेके अपने फसल पे आप छिड़काव कर लें। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कुछ जैविक उपाय भी है, जैसे कि पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है, सेमिलुपर है, तंबाकू की इल्ली है, इसके नियंत्रण के लिए बीटी फार्मुलेशन है, बैसिलस तुरंजिएंसिस या ब्यूवेरिया बेसियाना या न्यूमोरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से अपने फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। इनके साथ साथ अन्य भी कोई सुरक्षात्मक उपाय आपको अपनाने की सलाह है। अपने खेत में जगह जगह पे टी आकार के कुछ स्ट्रक्चर बनाएं या झाड़ियाँ लगाएं ताकि पक्षी वहाँ पे आके बैठे और इल्लियों को इसके ऊपर फीड करें। किसान भाइयों, उन्हीं रसायनों का प्रयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल के ऊपर अनुशंसित किए गए हैं। जो अनुशंसित नहीं है उसका प्रयोग नहीं करें, इससे कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। आप जब छिड़काव करते हैं रसायनों का उस समय पे पानी का मात्रा का विशेष ध्यान रखें। 450 लीटर प्रति हेक्टर नैपसैक स्प्रेयर से और 120 लीटर प्रति हेक्टर पावर स्प्रेयर से। और जब आप इन रसायनों का क्रय करते हैं मार्केट से तो हमेशा विश्वसनीय दुकान से क्रय करें, अच्छी ब्रांड का लें और उसका बिल अवश्य लें और ये भी देखें कि जो दवाई है उसको एक्सपायरी तिथि से अंदर की हो। तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।